हेलो मित्रों, आर्यन सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का अपना स्वागत है। मैं राजाराम सत्यार्थी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वर्तमान समय में पंचायती राज पर डिस्कस चल रहा है। आज मैं पंचायती राज पर 5वां वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। हम लोग पिछले वाले वीडियो में पंचायती राज के गठन एवं संरचना के बारे में पढ़ा था, समझा था उसको। आइए उसको थोड़ा सा उसी टॉपिक को उठाते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं बताया था आप लोगों को कि संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान किया जाता है, जो इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल बता दिया था। और अनुच्छेद 243 सी के तहत पंचायतों की संरचना का भी प्रावधान किया गया है, जो इसके बारे में मैं पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। और मैं बताया था आप लोगों को कि जिस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया, लेकिन यहाँ पर यह बात कहा गया था कि जिस राज्य की संख्या 20 लाख से कम होगी उस राज्य में जरूरी नहीं है कि मध्यवर्ती पंचायती समिति चलेगी, अर्थात 2 स्तरीय पंचायती राज चलेगा वहाँ पर। कहाँ पर? जहाँ पर 20 लाख की संख्या कम है वहाँ पर। लेकिन मैं बताया था कि एक एक्सेप्शन के रूप में गोवा है। मैं बताया था आप लोगों को कि गोवा ये जो है आपका गोवा एक बहुत छोटा राज्य है और गोवा में त्रिस्तरीय पंचायती राज चलता है, जो बताया था आप लोगों को। ये गोवा है। गोवा के अंतर्गत गोवा में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चलता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज देख लीजिएगा कौन कौन से देखेंगे। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और आपका प्रखंड स्तर पर तालुका पंचायत या तालुका समिति, और मैं बताया था आप लोगों को तीसरा जो है आपका, ये तीसरा आपका है जिला स्तर पर जिला परिषद बताया था। देखिए ये गोवा है आपका, और मैंने बताया था गोवा के अंतर्गत ये गोवा आपका ऐसा क्षेत्र है जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाया गया है। ये अपवाद के रूप में जाता है क्योंकि बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ पर त्रिस्तरीय है। अब देखिएगा भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एक स्तरीय पंचायती राज अपनाया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे में आप देख लेंगे जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद केरल है, उसके बाद मैं बताया था आप लोगों को केरल है। केरल के साथ साथ मैं बताया था आप लोगों को कि त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम है। क्या है? त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। ये भारत के ऐसे राज्य हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम।
ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक स्तरीय पंचायती राज चलती है। यहाँ पर इन जगहों पर एक स्तरीय पंचायती राज चलती है। पंचायती राज चलती है। वो कौन सी है? ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत याद रखिएगा। मैंने क्या बताया कि जम्मू कश्मीर, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक स्तरीय पंचायती राज चलती है। जो मैंने अभी आपको दिखा दिया है, ये केवल गांव स्तर पर ग्राम पंचायत चलता है। यह भारत की ये राज्य हैं जहाँ पर एक स्तरीय पंचायती राज चलता है। और मैं बताऊं आप लोगों को, कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे में आपका असम हो गया, असम के साथ साथ उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। मैंने क्या बताया? असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये आपके क्या चीज़? असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। और इसके साथ साथ मैं बताया था आप लोगों को कि उड़ीसा भी है। ये उड़ीसा, ये आपके ऐसे राज्य हैं, इन राज्यों में 2 स्तरीय पंचायती राज चलती है। कौन कौन सी? 2 स्तरीय पंचायती राज चलती है। कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। इन जगहों पर द्विस्तरीय पंचायती राज चलते हैं। इसको आप लोगों को याद रखने हैं। अब देखिएगा, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर 3 स्तरीय अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किए गए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है, अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। जैसे में यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और उसके साथ साथ गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया। इन राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती राज चलती है। जो मैंने बताया है आप लोगों को कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद चलता है। एक पोर्शन एक और याद रखिएगा, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को 3 स्तर वाले, अर्थात कौन कौन से मैंने बताया है आपको कि उत्तर प्रदेश, मैं नोट करा देता हूँ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, फिर आपका तमिलनाडु, फिर इसके साथ साथ मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, और इसके साथ साथ पंजाब भी है, पंजाब, राजस्थान, ये राजस्थान, ये आपके ऐसे राज्य हैं
जहाँ पर, और इसके साथ एक और भी ले लेंगे, राजस्थान भी है, हाँ वो भी है, आंध्र प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश के साथ साथ गुजरात भी ले लेंगे, गुजरात। ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज चलती है। कौन सी? त्रिस्तरीय। मैंने बोला कि त्रिस्तरीय पंचायती राज चलती है, त्रिस्तरीय पंचायती राज चलती है। देखिए मैंने बोला त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय पंचायती राज कौन कौन देख लेंगे। ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिसको क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। और तीसरा आपका है जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जिला परिषद है। देखेंगे जिला स्तर पर जिला परिषद, देख लीजिए ये एक स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय, ये आपके पंचायती राज हैं जो आपको देखने को मिल रहा है। और आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट कर लें, और मैं इसे मिटा करके भी आगे भी इसके बताऊंगा। आइए मैं आप लोगों को आगे बताता हूं कि भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिसके अंतर्गत पंचायती राज लागू नहीं है। तो राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में ज़रा हम देखेंगे। पहले मैं इसे मिटा देता हूं, उसके बाद हम जानते हैं। क्योंकि देखिए जो एक्सेप्शन होता है, जो अपवाद होता है, अपवाद से ही क्वेश्चन खड़े कर दिए जाते हैं। क्योंकि सामान्य जो होता है, सामान्य के बारे में तो हर लड़का जग जानता है, हर छात्र जानता है उसके बारे में, लेकिन एक्सेप्शन जहाँ से होता है वहीं से क्वेश्चन खड़े कर दिए जाते हैं। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। देखिए मैंने आपको बताया कि भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग कि मेघालय, मिजोरम और इसके साथ साथ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं है। याद रखेंगे क्या चीज़ मैंने बोला है कि मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड, ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर आपके पंचायती राज लागू नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर जब पंचायती राज लागू नहीं है तो यहाँ पे क्या लागू है, तो देखेंगे जरा सा। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दिया हूँ, थोड़ा मिटाकर मैं इसको नीचे लिखता हूँ, थोड़ा देख लेंगे। मैं ज़्यादा ऊपर लिख दिया हूँ। देखिए मैंने बोला है मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड, ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज क्या है, लागू नहीं है। पंचायती राज लागू नहीं है। जब पंचायती राज लागू नहीं है तो फिर वहां पे क्या लागू है, तो याद रखिएगा ये आपका जनजातीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर पंचायती राज के जगह पर
केवल जनजातीय परिषद लागू है, याद रखेंगे। क्या लागू है यहाँ पर? पंचायती इन राज्यों में लिखेंगे कि इन राज्यों में केवल जनजातीय परिषद लागू है, इसको याद रखेंगे। जनजातीय परिषद लागू किया गया है। तो ये पेपर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूछ लिया जाएगा कि भारत के वे कौन सा राज्य हैं जहां पर जनजातीय परिषद लागू किया गया है। तो आपको बोलना पड़ेगा मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज लागू नहीं है बल्कि जनजातीय परिषद है। और एक और बात याद रखेंगे, भारत का इकलौता एक राज्य है पश्चिम बंगाल जहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज लागू किया गया है। आइए जरा उसके बारे में देखते हैं। मैंने क्या बताया? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज लागू किया गया है। पंचायती राज लागू है। कौन कौन सा? देखिएगा 4 स्तरीय पंचायती राज कौन कौन से भाई देखेंगे। पहला है ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत, और दूसरा आपका है अंचल पंचायत, अंचल पंचायत, और तीसरा है आपका आंचलिक परिषद, आंचलिक परिषद, और चौथा आपका है जिला परिषद। याद रखेंगे जिला परिषद। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैंने बताया आपसे कि पंचायती राज 4 स्तरीय पश्चिम बंगाल में लागू किया गया है। पश्चिम बंगाल भारत का इकलौता एक राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज लागू किया गया है। पहला है जो आपका ग्राम पंचायत, दूसरा है अंचल पंचायत, तीसरा है आंचलिक परिषद, चौथा है जिला परिषद। अब देखिएगा ये रहा आपका ये पंचायती राज का गठन संरचना। अब हमको ये देखना है कि पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएं पाई जाती हैं। तो आइए हम उनके बारे में देखते हैं, योग्यताओं के बारे में। तो याद रखेंगे या पंचायती राज की अयोग्यताएं, पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, तो हम अयोग्यता बता देते हैं तो योग्यताएं कंफर्म हो जाएंगी। या आइए मैं योग्यता बता देता हूं। पंचायती राज की योग्यताएं, पंचायती राज के सदस्यों की योग्यताएं, याद रखेंगे पंचायती राज के सदस्यों की अयोग्यताएं, योग्यताएं। तो याद रखेंगे ये चीज़ कि पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यता राज्य विधानमंडल के लिए चाहिए होता है वही योग्यता पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। तो थोड़ा सा एज का अंतर पाया जाता है, बाकी सब वही योग्यता है जो विधानमंडल के लिए तय किया गया है। तो क्या चीज़ पहला होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। एक बात और याद रखिएगा,
पंचायती राज में ग्राम पंचायत का अगर चुनाव लड़ना हो तो इसके लिए योग्यता ये होना चाहिए कि जिस ग्राम सभा से चुनाव लड़ना चाहता है वो व्यक्ति, उस ग्राम सभा के निर्वाचक नामावली में, वोटर लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। अगर क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ना हो अर्थात पंचायत समिति का चुनाव लड़ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि जिस ग्राम सभा के हैं उसी ग्राम सभा में लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। उस पंचायत समिति अर्थात उस प्रखंड के किसी भी ग्राम सभा के रहेंगे तो जा कर के आप उसी प्रखंड के किसी ग्राम सभा में आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो बात तो स्पष्ट होता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। और इसका चुनाव लड़ने के लिए योग्यता भिन्न होना चाहिए, थोड़ा सा विधानसभा से है। 25 वर्ष आयु 21 वर्ष आयु कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, याद रखेंगे। क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि इनका चुनाव लड़ने के लिए आयु आपका 21 वर्ष होना चाहिए। ग्राम पंचायत का चुनाव हो तब, क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो तब, या जिला परिषद का चुनाव हो तब, इन तीनों पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए आपका आयु कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। और इसके साथ साथ वो योग्यताएं उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो विधानमंडल तय करता है। अगर ये योग्यताएं होंगी तो वह व्यक्ति पंचायती राज का चुनाव लड़ सकता है। अगर ये योग्यताएं नहीं होंगी तो वह व्यक्ति संविधान का अनुच्छेद 343F के तहत उस व्यक्ति को अयोग्य करार दे दिया जाएगा। ये रहा उसकी योग्यताओं से संबंधित प्रावधान। अब देखेंगे, ये तो योग्यताएं हो गई। इन पंचायती राज का चुनाव कैसे होता है मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूं कि आपका ग्राम पंचायत अगर चुनाव कराना हो तो ग्राम पंचायत अर्थात प्रधानी का चुनाव, बिहार में इसको मुखिया बोलते हैं, अगर इनका चुनाव कराना हो तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। पंचायत समिति के जो बीडीसी के मेंबर होते हैं, बीडीसी के लिए चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर कराया जाता है। और बीडीसी जो अपना मुखिया चुनते हैं, अपना प्रमुख चुनते हैं, जिसको ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से इन लोगों को जाना जाता है। तो उनका जो चुनाव होता है बीडीसी सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। उसी प्रकार जिला परिषद में जो चुनाव कराया जाता है जिला पंचायत के सदस्यों का लिए, तो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर कराया जाता है। और जब जिला अध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है तो जिला पंचायत के मेंबर अपने सदस्यों में से किसी सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कर देते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। अब देखिएगा, अब हमको ये देखना है कि इनमें रिजर्वेशन कैसे अप्लाई होता है। आइए ज़रा जानते हैं हम लोग रिजर्वेशन के बारे में कि पंचायती राज में रिजर्वेशन का क्या तरीका है, किस तरीके से पंचायती राज में रिजर्वेशन चलता है, इसके बारे में ज़रा देखेंगे। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब चलते हैं। देखेंगे पंचायती राज में आरक्षण, पंचायती राज में आरक्षण।
याद रखेंगे पंचायती राज में आरक्षण का जो प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद 243 के डी में किया गया है, 243 डी में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज में आरक्षण का उल्लेख किया गया है? तो 243 डी के तहत पंचायती राज में आरक्षण तय किया गया है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि अशोक मेहता समिति आपकी ऐसी समिति थी जिसने पंचायती राज में आरक्षण की बात की थी। उसके बाद पीवी के राव समिति जो थी उसने भी पंचायती राज में आरक्षण की बात की थी। आज जब इसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एंड एसटी, इन दोनों वर्गों को उस राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट करके उनको आरक्षण दिया जाता है। अर्थात जिस राज्य में उनकी जितनी जनसंख्या होगी उतना आरक्षण उनको दिया जाएगा, ये तय किया गया है। अगर मान लीजिए किसी राज्य में एससी की या किसी राज्य में एससी की जनसंख्या 30% है तो एससी कम्युनिटी के लोगों को 30% आरक्षण दिया जाएगा उसमें। अगर एसटी कम्युनिटी की संख्या और किसी राज्य में मान लेते हैं 25% है तो उस राज्य में पूरे सीट का 25% रिजर्वेशन एसटी कम्युनिटी को दिया जाएगा। ये तय किया गया है। और मैं बताऊं आप लोगों को, और एक इसके साथ साथ महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि हर वर्ग के, मैं सबका निचोड़ बता देता हूं, एससी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली महिला हो या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली महिला हो या ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली महिला हो या जनरल से बिलोंग करने वाली महिला हो, चारों वर्गों, अब तो 5 वर्ग हो गया, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड जनरल, इन 5 वर्गों की महिलाओं को पंचायती राज में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अर्थात टोटल सीटों का, महिलाओं के लिए बता रहा हूं मैं, टोटल सीटों का, कुल सीटों का महिलाओं के लिए, देखिए मैं बताऊं आप लोगों को, महिलाओं के लिए आरक्षण किस में? तो पंचायती राज में आरक्षण कुल सीट का 1/3 अर्थात 33%। याद रखेंगे, महिलाओं के लिए कुल सीट का 1/3 सीट जो होता है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, चाहे किसी भी वर्ग की महिला, सबके लिए। याद रखेंगे। अब देखिएगा, पंचायती राज्य में ओबीसी के लिए यह तय कर दिया गया है कि उस राज्य की विधानसभा चाहेगी तो अपने राज्य में ओबीसी कम्युनिटी को आरक्षण दे सकती है। और इस प्रकार से मैं बताऊं आप लोगों को, सन 2000 से उत्तर प्रदेश में ओबीसी कम्युनिटी को आरक्षण मिलना पंचायती राज में प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया यहाँ से। और याद रखिएगा, सबसे अपवाद अभी बताऊंगा इसमें, जैसे मान लीजिएगा भारत में ये बिल पास किया गया था 2009 में, भारत सरकार ने 2009 में विधेयक पास किया कि महिलाओं को अगर चाहे जाएगा तो 50% आरक्षण दिया जा सकता है। यह 2009 में भारत सरकार ने यह तय किया था। और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। जैसे
बिहार हो गया, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड, एवं उत्तराखंड, ये भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं को 50% रिजर्वेशन का बात किया गया है, अर्थात वहां पर रिजर्वेशन महिलाओं को 50% दिया जाता है। और इसके साथ साथ याद रखेंगे, नोट कर लेंगे इस चीज़ को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेप्शन है कि आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है, इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर अल्पसंख्यक वर्गों को आरक्षण दिया जाता है। इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, बढ़िया से इसको याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहां पर अल्पसंख्यक वर्गों को पंचायती राज में आरक्षण दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्गों को आरक्षण दिया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग जैसे मान लीजिए क्रिश्चियन हो गए, बौद्ध हो गए, मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, ये सब आपके अल्पसंख्यक में आते हैं। इन लोगों को पंचायती राज में आंध्र प्रदेश में आरक्षण दिया जाता है, इसको याद रखेंगे। और मैं वीडियो काफ़ी लंग जा रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यहीं तक सिमट दिया जाए, फिर आगे हम मिलते हैं तो आगे बताएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करेंगे। और मैं अपने बाड़ी पर यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।